हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट 1 to 3 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात की थी और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो स्टार्ट करते हैं। Ohm's law is the relationship between the potential difference across a conductor and the current flowing through it. अब इस बात का क्या मतलब है, जो ओम्स लॉ है वो रिलेशनशिप बताता है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, हमने पहले पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था। पोटेंशियल डिफरेंस मींस कि सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, इसमें से कोई चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो अगर मैंने एक चार्ज Q को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करना है, तो मैं कितना वर्क डन करूंगी, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, W मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो चलिए ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference between its ends provided its temperature remains constant। अब यहाँ पे क्या ओम्स लॉ का मतलब है, ओम्स लॉ बताता है कि अगर कोई भी चार्ज, कोई भी करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से और कोई पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें, तो जो करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस अगर उसमें से करंट इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा, अगर उसका करंट डिक्रीज करेगा एक कंडक्टर में से तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। बट इट्स टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। यस, टेम्परेचर, ये कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तभी ओम्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, V बाय I इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है R। व्हाट इज R? R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हमने पहले सिंबल भी पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जैसे कंडक्टेंस में कि एक कंडक्टर अपने अंदर से करंट फ्लो करना अलाउ करता है, वैसे ही रेजिस्टर क्या होता है, अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं करने देता। इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो R is constant called resistance for a given metallic wire at a given temperature। जितने भी हमारे कंडक्टर्स हैं दे हैव सम रेजिस्टेंस, वो प्योरली कंडक्टर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो 100% करंट को अपने अंदर से अलाउ करेंगे फ्लो करने को, वो कुछ करंट को रेजिस्ट करते हैं, वही होती है उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा ओम्स लॉ क्या वैलिड है, क्या वो सही है, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, इसमें ये हमारा रेजिस्टर है या फिर रेजिस्टेंस है, ये हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये हमारा एमीटर लगा हुआ है। वोल्टामीटर इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट वोल्टेज, एमीटर इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट करंट। उसके बाद ये हमारी की है, ये हमारी वायर्स हैं, ये हमारा बैटरी लगी हुई है। देखिए आप, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सेल 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है, ये एक बैटरी लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सेटअप द सर्किट एज शोन इन द सर्किट डायग्राम। जैसे हमारे सर्किट डायग्राम में सर्किट शो हो रहा है वैसे हम उसे सेटअप कर सकते हैं। फर्स्ट यूज वन सेल एंड नोट द करंट आई इन द एमीटर। अब इसमें उसने क्या बोला, इसने बोला कि पहले आप एक सेल को लगाकर देखिए। आप देख सकते हैं पीछे हमारा पूरा सर्किट था, सबसे पहले हम एक सेल को लगाकर देखेंगे और क्या करेंगे, और एमीटर में से करंट की वैल्यू नोट करेंगे, वोल्टामीटर में से वोल्टेज की वैल्यू नोट करेंगे। उसके बाद हम दो सेल को लगाकर देखेंगे, देन अगेन हम एमीटर में से करंट की वैल्यू नोट करेंगे, वोल्टामीटर में से वोल्टेज की वैल्यू नोट करेंगे। सिमिलरली हम 3 सेल्स को लगाकर देखेंगे एंड 4 सेल्स को लगाकर देखेंगे। इसी तरह हम नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे करने पर जब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे
तो हम देखेंगे कि जो वोल्टामीटर की वैल्यू है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही थी वोल्टामीटर की, और जो करंट की वैल्यू आ रही थी एमीटर में, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एमीटर में करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और वोल्टामीटर में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे ही हम वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं करंट के साथ, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। इट मींस V is directly proportional to I. इट मीन्स जो हमारा ओम्स लॉ है वो वेरीफाई हो जाता है। दिस शोज दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इस वाले ग्राफ से हमें किसकी वैल्यू पता चलेगी? इस वाले ग्राफ से हमें पता चलेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू क्या थी? आर। आर मींस रेजिस्टेंस। तो ये हमारा ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में से ओम्स लॉ का एक क्वेश्चन जरूर आता है, साथ ही में ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे डिटेल में समझ लीजिए। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को आइडिया लग चुका है, बट हम उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। Resistance is the property of a conductor to resist the flow of current through it. Resistance क्या होता है? एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मैंने आपको बोला कोई भी मटेरियल प्योरली कंडक्टर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो 100% करंट को अपने अंदर से फ्लो होने दे। इट ऑलवेज रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। वो कुछ ना कुछ करंट को रेजिस्ट करेगा, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो R इज इक्वल टू V बाय आई, ये हमने ओम्स लॉ से पढ़ा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो V बाय आई को हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू R। अब जो यूनिट होती है रेजिस्टेंस की दैट इज ओम। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओम जो है उसको हम, उसका सिंबल होता है ये। ओम इज अ एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ओम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of a wire is 1 volt। अगर मैंने बोला R जो था V अपॉन I था, अगर मेरी पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट है और जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एमीटर है इसमें से, देन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 1 ओम। तो इसकी डेफिनेशन इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 ओम? 1 ohm is the resistance of a conductor when potential difference across the ends of the wire is 1 volt and current flowing through it is 1 ampere। तो मैं बोल सकती हूँ रेजिस्टेंस 1 ohm कब होगी? जब वोल्टेज 1 वोल्ट होगी और जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर होगा। अब हमें अगर I को यहाँ रख दें और R को नीचे रख दें, या फिर अगर आप नहीं भी रखते, तो क्या आप इससे पता लगा सकते हैं जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। मींस जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे करंट कम फ्लो होगा। बहुत बेसिक सी बात है कि अगर रेजिस्ट कर रहा है वो करंट को, तो मींस करंट को कम अलाउ कर रहा है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जो करंट है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेजिस्टेंस डबल हो गई तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ। कि अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस मैंने डबल कर दी, वो ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है अब करंट को, मींस अब वो करंट कितना फ्लो होगा? करंट उसमें से फ्लो होगा हाफ, जितना पहले फ्लो हो रहा था उसका हाफ। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड होती है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस किस पे डिपेंड होती है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ। जो रेजिस्टेंस थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मींस अगर मैंने यहाँ पे कंडक्टर लिया है तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप देखेंगे कोई भी वायर ले लीजिए आप, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, देखेंगे यहाँ से कुछ गोल सा होता है। जब भी हम उसे कट करते हैं यहाँ से कुछ गोल सा होता है, तो ये उसका क्या होता है? ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कि कितने एरिया में से करंट फ्लो कर रहा है। तो जो रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया होता है उतनी कम रेजिस्टेंस होती है। जितना कम एरिया इट मींस उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ
कि जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब तीसरी चीज जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है दैट इज द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब आपको पता है जितने भी मटेरियल्स है, जितने भी मेटल्स ले लूं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टेंस प्रॉपर्टी है। कोई करंट को ज्यादा अलाउ करता है, करंट को कोई कम अलाउ करता है अपने अंदर से फ्लो करने के। तो ये क्या होता है, ये मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। इसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। तो जो थर्ड चीज है जिसपे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, वो है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। Resistance is directly proportional to the length of the conductor. Resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section. तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ R is directly proportional to L upon A. लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इनवर्सली। अब मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है, तो मैं क्या लगा दूंगी, यहाँ पे मैं कोई कांस्टेंट लगा दूंगी, और वही कांस्टेंट होता है रो। दिस इज रो। इसको मैं बोलूंगी रेजिस्टिविटी। दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको मैं बोलूंगी रो। और रेजिस्टिविटी ये किस पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल ऑफ कंडक्टर में। सब कंडक्टर्स की डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी होती है। जनरली मैं बात करूं मेटल्स की और एलॉयज की, उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, मींस दे आर बेटर कंडक्टर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की या फिर ऐसे नॉन मेटल्स की जो अलाउ नहीं करते अपने अंदर से करंट को, तो उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। अब हमें पता है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसका जो सिंबल है वो होता है ऐसे। अब एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है ओम मीटर। अब इसको हम नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैंने बोला रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालो, आप कैसे निकाल सकते हो, R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू रो, दैट इज रेजिस्टिविटी। R की हमें पता है क्या है यूनिट, ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर। तो क्या हम यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकल गई ओम मीटर। Conductors like metals and alloys have low resistivity 10 raised to power minus 18 ohm meter to 10 raised to power minus 6 ohm meter. This is 10 raised to power minus 8 ohm meter to 10 raised to power minus 6 ohm meter. Insulators like rubber and glass they have high resistivity. जो insulators हैं जैसे rubber, glass, उनकी resistivity ज्यादा होती है, that is 10 raised to power 12 ohm meter to 10 raised to power 17 ohm meter. तो इस वाली वीडियो में हमने बात करी ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। होप सो आपको इस वीडियो में समझ आ गया हो कि ओम लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, इधर इट न्यूमेरिकल या फिर आपको बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।